आज ना एक ऐसी भाषा की कहानी सुनते हैं जिसका नाम शायद कई लोगों ने सुना भी नहीं होगा, पर इसकी आवाज हमारी रूह में कहीं बहुत गहरे तक बसी हुई है। ये एक खोज की कहानी है। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, मतलब किसी ठग ने शहर को लूट लिया है। बस इस एक लाइन को सुनिए, इसकी खूबसूरती, इसकी गहराई जरा महसूस कीजिए। तो चलिए इसके मायने समझते हैं। ये कोई मामूली गीत नहीं है, ये तो मौत पर एक बहुत ही गहरा चिंतन है। इसमें जो ठग है ना, वो है मौत, और नगरिया यानी शहर, वो है हमारा शरीर। सोचिए, जैसे कोई ठग शहर को लूट लेता है, वैसे ही मौत इस शरीर से आत्मा को ले जाती है। और तो और इसमें दुल्हन को शरीर बताया है और दूल्हे को आत्मा जो उसे छोड़कर चली गई है। मतलब मौत जैसे मुश्किल विषय को समझाने का क्या कमाल का काव्यात्मक तरीका है ना। और पता है इस गीत की भाषा कौन सी है? यह है अवधी। हो सकता है यह नाम कई लोगों के लिए नया हो, पर इसकी मिठास, इसका जादू हम सब ने कहीं न कहीं जरूर महसूस किया है। अरे हनुमान चालीसा हम सब ने सुनी है ना? ये जो पावरफुल पंक्तियां हैं, ये अवधी में ही तो हैं। तो देखा, अनजाने में ही सही हम सब अवधी को जानते हैं। और रहीम और कबीर के दोहे, रहीमन धागा प्रेम का, ये तो हमारी जुबान पर चढ़े हुए हैं, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और यह भी अवधी की ही विरासत है। और ये मत सोचिए कि बात सिर्फ भक्ति या दोहों तक है। अरे बॉलीवुड में भी होरी खेले रघुवीरा, ये गाना तो सीधे सीधे अवधी लोक गीतों से लिया गया है। और एक मजे की बात बताएं, फिल्म लगान, उसके डायलॉग्स भी अवधी में थे, भले कहानी मध्य प्रदेश की थी। तो ये सब कुछ जाना पहचाना लगा ना? इसका मतलब तो साफ है, हम सब अवधी को पहले से ही जानते हैं, महसूस करते हैं, बस शायद नाम से नहीं जानते थे। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये भाषा आखिर आती कहाँ से है और दुनिया में कहाँ तक फैली हुई है। अवधी का घर है उत्तर प्रदेश, 20 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का घर। जरा सोचिए, अगर यूपी एक देश होता ना, तो ये दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा होगी। तो यूपी में कुल मिलाकर 7 मुख्य भाषाएं हैं, और इन सब के ठीक बीच में, मतलब उत्तर प्रदेश के दिल में, जो अवध का इलाका है, वहां बसती है अवधी। लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, ये सारे शहर इसी क्षेत्र में आते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ भारत तक ही नहीं है। अवधी की गूंज नेपाल के तराई से लेकर दूर दूर तक, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, इन देशों तक सुनाई देती है। अब सवाल है कैसे? तो इसकी वजह है कॉलोनियल दौर, जब यूपी से बहुत से लोगों को गिरमिटिया मजदूर बनाकर इन देशों में ले जाया गया, और वो लोग अपने साथ अपनी भाषा, अपनी संस्कृति भी ले गए। तो एक सवाल मन में आता है कि अवधी अपने पड़ोसी भाषाओं जैसे ब्रज भाषा और भोजपुरी, इनसे अलग कैसे है? मतलब क्या चीज एक भाषा को उसकी अपनी पहचान देती है? इसका जवाब ना इन भाषाओं की जड़ों में है। देखिए, ब्रज भाषा निकली शौरसेनी प्राकृत से, जहां से गुजराती, पंजाबी जैसी भाषाएं आईं। दूसरी तरफ भोजपुरी का जन्म हुआ मागधी प्राकृत से, जिससे बांग्ला और ओडिया बनी। और अवधी इन दोनों के बीच से निकली, अर्ध मागधी प्राकृत से। तो ये एक तरह से ज्योग्राफिकली और भाषा के हिसाब से दोनों के बीच एक पुल का काम करती है। एक बहुत ही सिंपल सा फर्क है, ब्रज भाषा में ओ की साउंड पर शब्द खत्म होते हैं, जैसे गयो, खायो। लेकिन अवधी में अ की साउंड आती है, जैसे गैस, खाएस। और अगर अवधी को भोजपुरी से कंपेयर करें तो वर्ब में एक बहुत बारीक सा फर्क है। अवधी में कहते हैं ऊ कहिस, तो भोजपुरी में कहते हैं ऊ कहलस। है ना छोटा सा फर्क, पर यही छोटे छोटे अंतर होते हैं जो हर भाषा को उसकी खास पहचान देते हैं। चलिए अब कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं, अवधी साहित्य के गोल्डन पीरियड में। ये वो दौर था जब अवधी सिर्फ एक भाषा नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े फिलोसॉफिकल बैटल का मैदान बन गई थी। हम बात कर रहे हैं भक्ति काल की। ये वो समय था जब बड़े बड़े थिंकर्स ने जाति और सारे कर्मकांडों को चैलेंज किया। उनका कहना था कि भगवान तक पहुंचने का सच्चा रास्ता सिर्फ और सिर्फ भक्ति है। और इसी समय भक्ति के 2 बड़े रास्ते सामने आए। एक था सगुण भक्ति, मतलब भगवान को किसी रूप में पूजना, जैसे राम या कृष्ण। और दूसरा था निर्गुण भक्ति, यानी भगवान को एक निराकार, बिना किसी रूप वाली शक्ति मानना। सगुण भक्ति के सबसे बड़े कवि हुए संत तुलसीदास। उन्होंने अवधी में क्या खूब लिखा है, भरी लोचन बिलो की अवदेसा, तब सुनियोब निर्गुण उपदेसा।
मतलब पहले मैं अपनी आंखों से प्रभु राम को जी भर के देख लूं, उसके बाद आपके बिना रूप वाले भगवान की बातें सुनूंगा। ये साकार भक्ति का पीक है। और फिर दूसरी तरफ थे निर्गुण भक्ति के संत कबीर। उन्होंने भी इसी अवधी भाषा में जवाब दिया, निर्गुण राम जप हुरे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। मतलब उस निराकार राम को जपो मेरे भाई, क्योंकि उस इन्फिनिट पावर को देखा नहीं जा सकता। और ये कितनी कमाल की बात है कि एक ही भाषा दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों को बताने का जरिया बनी। लेकिन वो तो सुनहरा दौर था। आज अवधि की क्या हालत है? तो चलिए अब वापस आज के समय में आते हैं और इस भाषा की विरासत और इसके भविष्य को देखते हैं। अवधी गजल गायिका जरीन बेगम, उनका एक बयान है जो आज की सच्चाई को सीधे सीधे सामने रख देता है। वो कहती हैं, मैंने अपनी बेटियों को गजलें नहीं सिखाईं, खुदा न करे उन्हें भी गजलों से मोहब्बत हो जाए तो उनका भी वही हश्र होगा जो मेरा हुआ। ये सुनने में कितना दर्द है, और ये इस भाषा की आज की हालत को साफ दिखाता है। एक बहुत मशहूर कहावत है, अ लैंग्वेज इज अ डायलेक्ट विद एन आर्मी। मतलब भाषा और बोली के बीच का जो फर्क होता है ना, वो अक्सर लिंग्विस्टिक्स से ज्यादा पॉलिटिकल होता है। और इसीलिए हमने इस पूरी चर्चा में अवधि को बोली नहीं भाषा कहा है, क्योंकि इसका अपना एक इतना बड़ा इतिहास है, साहित्य है, अपनी पहचान है। तो बात आखिर में यहां आकर रुकती है कि कोई भी भाषा सिर्फ शब्द नहीं होती, वो एक विरासत है जो हमें हमारे पुरखों से, हमारे कल्चर से, हमारी मिट्टी से जोड़ती है। और किसी भाषा को भूल जाना अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो देने जैसा है। तो सवाल यही है कि हम अपनी भाषाओं को, अपनी आत्मा के इस हिस्से को जिंदा कैसे रखें।